अक्सर हम सफलता को कैसे देखते हैं, यही ना कि ये एक इंसान की अपनी कोशिश है जिसमें उसकी प्रतिभा, उसकी कड़ी मेहनत और उसकी बुद्धिमानी शामिल होती है। पर क्या कहानी सच में बस इतनी ही है? मैल्कम ग्लैडवेल की एक बहुत ही कमाल की किताब है आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जो इसी पारंपरिक सोच को आप कह सकते हैं चैलेंज करती है। ये किताब हमें बताती है कि जो असाधारण कामयाबी होती है ना, उसके पीछे कुछ छुपी हुई ताकतें भी होती हैं, जैसे कि हमारी संस्कृति, हमें मिले मौके, सही समय और यहाँ तक कि छोटे छोटे फायदे भी। इस किताब में ना ग्लैडवेल ने बहुत ही दिलचस्प केस स्टडीज और हिस्टोरिकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया है और इनके जरिए वो सफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ आउटलायर्स के जो मुख्य विचार हैं उनको समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कामयाबी पर कैसे असर डालते हैं। तो इस सफर में हम कुछ मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम बात करेंगे व्यक्तिगत सफलता के मिथक की, फिर आएगा वो मशहूर 10,000 घंटे का नियम। इसके बाद हम देखेंगे कि सांस्कृतिक विरासत की शक्ति क्या होती है, समय और अवसर का क्या महत्व है, और आखिर में हम सारी मुख्य बातें और निष्कर्ष पर एक नजर डालेंगे। हम सब अक्सर बहुत कामयाब लोगों की तारीफ करते हैं ना, जैसे कोई अरबपति हो, कोई बड़ा एथलीट या फिर कोई प्रभावशाली नेता, और हम क्या मान लेते हैं, यही कि उनकी सफलता सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन ग्लैडवेल यहीं पर कहानी को पलट देते हैं। वो दिखाते हैं कि जो बाहरी चीजें होती हैं ना, वो अक्सर किसी के पैदाइशी हुनर से भी बड़ी भूमिका निभा जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बाहरी कारक आखिर हैं क्या? ये हो सकते हैं कुछ ऐसे मौके जो हर किसी को नहीं मिलते। हमारी सांस्कृतिक परवरिश कैसी हुई है, विरासत में हमें कैसे तौर तरीके मिले हैं, यहाँ तक कि किसी का जन्म कब हुआ या करियर कब शुरू हुआ, और हाँ, जरूरी संसाधनों तक पहुंच होना भी इसमें शामिल है। इसका एक बेहतरीन, बल्कि कहो तो बड़ा मजेदार उदाहरण है कनाडा के हॉकी खिलाड़ियों का। ग्लैडवेल बताते हैं कि कैसे कनाडा के जो टॉप के हॉकी खिलाड़ी हैं, उनमें से ज्यादातर साल के शुरुआती महीनों में ही पैदा हुए हैं। अब आप सोचेंगे इसमें क्या है? ये सिर्फ उनकी टैलेंट की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे फायदे की वजह से है जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। देखिए, होता क्या है कि वहाँ की जो जूनियर लीग है, उसमें उम्र की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी होती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो बच्चे जनवरी या फरवरी में पैदा हुए हैं, वो उसी साल दिसंबर में पैदा हुए बच्चों से फिजिकली ज्यादा बड़े और मजबूत होते हैं। और बस यही छोटी सी बढ़त, यही उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दिलाती है, कोच का उन पर ज्यादा ध्यान जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके भी ज्यादा मिलते हैं। इसी चीज को संचयी लाभ या क्यूमुलेटिव एडवांटेज कहते हैं। मतलब जहां एक छोटा सा शुरुआती फायदा समय के साथ आप कह सकते हैं स्नोबॉल की तरह बड़ा होता चला जाता है। तो फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब साफ है, सफलता सिर्फ कोशिश करते रहने का नाम नहीं है। ये इस बारे में भी है कि हम मौकों को पहचानें और फिर बड़ी होशियारी से उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आते हैं आउटलायर्स के शायद सबसे मशहूर आइडिया पर। मुझे यकीन है आपने इसके बारे में सुना होगा। ये है 10,000 घंटे का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी फील्ड में अगर महारत हासिल करनी है तो लगभग 10,000 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। और ग्लैडवेल सिर्फ ये कहते नहीं हैं, वो इसे साबित करने के लिए कई दिलचस्प उदाहरण भी देते हैं, जो दिखाते हैं कि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। जैसे कि मशहूर बैंड द बीटल्स पूरी दुनिया में छा जाने से पहले पता है उन्होंने क्या किया? जर्मनी के हैम्बर्ग में घंटों तक लगातार परफॉर्म किया, और इसी जबरदस्त प्रैक्टिस ने उनके संगीत को निखारा। या फिर बिल गेट्स को ही ले लीजिए, उन्हें बहुत ही कम उम्र में एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल करने का एक ऐसा मौका मिला जो किसी और के पास नहीं था। नतीजा, वो दूसरों से कई साल पहले ही अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को तराश पाए। और सुनिए, महान संगीतकार मोजार्ट भी इसका एक उदाहरण है। उनकी जो शुरुआती रचनाएं थीं, वो अच्छी तो थीं, पर शानदार नहीं थी। उनकी सबसे बेहतरीन धुनें तो सालों की मेहनत और अभ्यास के बाद ही सामने आईं। तो ये नियम हमें क्या सिखाता है? यही कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, असली चीज है लगातार और सही दिशा में किया गया अभ्यास। लेकिन एक मिनट, ये अभ्यास सिर्फ घंटे पूरा करना नहीं है, इसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी तकनीकों को और बेहतर बनाना, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना, और हाँ, लंबे समय तक लगातार कोशिश करते रहना। आउटलायर्स में एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है, और वो है सांस्कृतिक विरासत की पड़ताल।
ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे विरासत में मिले हमारे रवैये, हमारा व्यवहार और हमारे काम करने के तरीके हमारी सफलता पर गहरा असर डालते हैं। और ग्लैडवेल इसके लिए कुछ सच में हैरान कर देने वाले उदाहरण देते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एयरलाइन सुरक्षा और बातचीत का तरीका। ग्लैडवेल बताते हैं कि आखिर क्यों कुछ खास एयरलाइनों में दुर्घटनाएं ज्यादा होती थीं, और वजह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि ये थी कि उनका कम्युनिकेशन कल्चर कैसा था, मतलब ऊंच नीच वाला। जिन संस्कृतियों में एक सीनियर अधिकारी और एक जूनियर के बीच बहुत दूरी होती है, वहां जूनियर पायलट खतरा महसूस होने पर भी अपने सीनियर से सवाल करने में हिचकिचाते थे। और जैसे ही इन एयरलाइनों ने सीधे और साफ साफ कम्युनिकेशन को अपनाया, जानते हैं क्या हुआ? उनके सेफ्टी रिकॉर्ड में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। एक और उदाहरण है गणित और चावल की खेती का कनेक्शन। थोड़ा अजीब लगा ना, पर सुनिए, क्या कभी किसी ने सोचा है कि पूर्वी एशिया के छात्र अक्सर गणित में पश्चिमी छात्रों से बेहतर क्यों होते हैं? ग्लैडवेल इसका एक बहुत ही अनोखा कारण बताते हैं, और वो है चावल की खेती की परंपराएं। देखिए, पश्चिमी खेती के मुकाबले चावल की खेती में साल भर लगातार ध्यान, धैर्य और सटीकता की जरूरत होती है। मेहनत और लगन से समस्या सुलझाने की यही आदत फिर पढ़ाई में भी काम आती है और गणित जैसे विषयों में बेहतर प्रदर्शन की एक बड़ी वजह बन जाती है। और तीसरा उदाहरण है इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स यानी अप्रवासी उद्यमियों की कार्यनीति। सीधी सी बात है, जो लोग अपनी मेहनत का फल खुद पाते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस चला रहे हों या उनके पास कोई खास हुनर हो, वे सफल होने के लिए कहीं ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। जब काम में कोई मतलब नजर आता है तो वो मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देता है और लंबे समय तक सफलता की राह भी बनाता है। ग्लैडवेल एक और कमाल की बात कहते हैं। उनका तर्क है कि आपका जन्म कब होता है, ये भी आपकी किस्मत को ऐसे तरीकों से बना सकता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण हमें मिलता है टेक इंडस्ट्री में। सोचिए, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे टेक जगत के बड़े बड़े नाम, ये सब 1955 के आसपास पैदा हुए थे, और ये पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के आगाज का बिल्कुल एकदम सही समय था। वे ठीक उस उम्र में थे जब ये क्रांति शुरू हो रही थी, जिससे उन्हें इसका पूरा पूरा फायदा उठाने का मौका मिला। जरा सोचिए, अगर वे सिर्फ 10 साल पहले या बाद में पैदा हुए होते तो क्या होता? शायद वे सुनहरे मौके से चूक जाते। ये क्या दिखाता है? यही कि हुनर के साथ साथ सही समय पर सही जगह होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो फिर से वही सवाल, हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, उन्हें पहचानना और फिर सही समय पर खुद को उस दिशा में आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ है कि जो लोग पर्सनल ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और लीडरशिप में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए आउटलायर्स कई कीमती सबक देती है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस किताब से हम क्या मुख्य बातें सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, सफलता सिर्फ हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि बाहरी चीज़ों से भी बहुत प्रभावित होती है। दूसरी, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो डेलिबरेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हमारी सांस्कृतिक विरासतें हमारी उपलब्धियों को एक दिशा देती हैं। चौथी, छोटे छोटे मौके और फायदे ही समय के साथ बड़े बन जाते हैं। और पांचवी और आखिरी बात, जब काम में कोई मतलब नजर आता है तो वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। तो आखिर में ग्लैडवेल की आउटलायर्स हमें क्या सिखाती है? वो हमें सफलता को एक बड़े, एक व्यापक नजरिए से देखने के लिए कहती है। मतलब सफलता को सिर्फ एक इंसान की पर्सनल जीत मानने के बजाय हमें उन सिस्टम्स, उन ढांचों और उन हालात को भी समझना होगा जो उसे बनाने में मदद करते हैं। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? यही कि सफलता सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये जागरूकता का भी खेल है, सही रणनीति का खेल है और अपने आसपास के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मौकों का फायदा उठाने का भी खेल है। चाहे कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई राइटर हो या कोई लीडर, आउटलायर्स से मिले ये सबक विकास और कामयाबी के प्रति हमारे नजरिए को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब इन सारे विचारों को लेकर मन में क्या सवाल आते हैं? क्या कोई सोचना चाहेगा कि ये सारी बातें किसी की अपनी पर्सनल ग्रोथ की यात्रा पर कैसे लागू हो सकती हैं?